Hi everyone, Jai Hind. Hope you all are doing well. So, up to let's start for the second paper, CDS2 C and CAPF exam also. सो बेटा अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एवरी सैटरडे और संडे क्लास लूँगी और इस क्लास में मैं हमेशा आप लोगों से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होगा उसको स्टार्ट करूँगी। तो इसमें अभी मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक जो है ये है दिस इज़ योर बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। इसमें से ना अभी पहले तो इसमें से कम क्वेश्चंस आते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं उसमें इनकी वेटेज कहीं ना कहीं फिक्स हो गई है। तो आई थॉट क्यों ना इसी टॉपिक से स्टार्ट किया जाए। तो अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, मैं इसको रेगुलर बेसिस पर अभी लूँगी, जैसे आज लूँगी क्लास, संडे में भी लूँगी और फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे में भी लूँगी। मीन्स अभी हम केमिस्ट्री का ही डिस्कशन करेंगे और मैं डेली ऐसे ही टॉपिक्स उठाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। जैसे आज बेसिक कंसेप्ट है, अभी कल भी बेसिक कंसेप्ट रहेगा, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कोर्स होता है या इस तरह का जो टॉपिक्स होते हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं जो ऑलरेडी एक बार स्टडी कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं ना। तो ये उनके लिए, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो न्यू कोर्स, मेरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, वो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि मेरा मंडे से एक कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो स्पेसिफिकली सेकंड पेपर सीडीएस के और सीएपीएफ के लिए है। एंड अब आपने देखा होगा पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया है, या फिर ये बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना, बट टॉपिक्स तो वही रहेंगे यार, टॉपिक्स है ना, चेंज हो सकते हैं। तो ये अपडेटेड कोर्स है, पुराने वाला कोर्स इज ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अपडेटेड कोर्स है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चे सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? लेट्स मैटर, है ना। तो मैटर क्या है ये तो सबको पता है कि मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस, है ना, छोटे से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी है ना मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले। तो जब मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसको ब्रॉड दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी हो गई दिस इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। और एक कैटेगरी हो गई मिक्सचर्स, मिक्सचर्स, राइट। अभी प्योर और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंसेस है? तो भाई सिंपल सा है कि जो प्योर होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स है, बट जो मिक्सचर्स होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है। मतलब अगर मैंने एग्जांपल लिया, आई पुट सॉल्ट इन अ वाटर, तो मेरे पास ये एक वेसल था, इसमें वाटर है, मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, बट सॉल्ट और वाटर को मिला दिया जाए तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि उसका हमारे पास एक फिक्स केमिकल फार्मूला हो जाए या हमें कंपोजिशन का पता हो कि कितना सॉल्ट मिलाया जा रहा है, कितना वाटर मिलाया जा रहा है। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्योर सब्सटेंसेज, तो प्योर सब्सटेंसेज के कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये वो है जिसमें जो कंपोनेंट है वो फिक्स है, राइट। कंपोनेंट जो है उनकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स है, वो हो सकता है एक एटम की बनी हो या एक से ज़्यादा एटम की बनी हो, बट कंपोजिशन क्या हुई बेटा? फिक्स हो गई। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेज हैं इनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा एलिमेंट, राइट, और एक है हमारा कंपाउंड्स। आपने देखा होगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बेसिकली इनमें डिफरेंसेस क्या होता है? बहुत इजी तरीका है इसमें डिफरेंसेस समझने का। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स वो होते हैं जैसे क्या बोले एलिमेंट्स को? एलिमेंट्स को हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हो, है ना। तो अगर मुझे एलिमेंट की डेफिनेशन देनी हो तो मैं बोलूँगी कि एटम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके एटम भी हो सकते हैं, है ना, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, यानी ग्रुप भी हो सकता है। जैसे सोडियम है, राइट, सोडियम में एक ही एटम है, तो भाई ये एलिमेंट हो गया। ये सब गोल्ड, सिल्वर, ये जो आपने बोला ये सब एलिमेंट हो गए। बट जब हम इन एलिमेंट को एक फिक्स रेशियो में लेते हैं, फिक्स रेशियो में लेते हैं, तो वो बन जाता है आपका कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड में फिक्स रेशियो है इसलिए इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वो फिक्स हो जाती है ना बेटा, वो फिक्स हो जाती है। एक और छोटी सी पहचान बताऊँ आपको,
जब भी हम कंपाउंड के बारे में बात करते हैं ना बेटा, तो कंपाउंड का ये फिक्स होता है बेटा, क्योंकि इसका फिक्स रेशियो प्रोपोर्शन है, तो इसका एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है बेटा, इसका क्या होगा, एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होगा। आपके पास जिसका भी केमिकल फॉर्मूला अवेलेबल है, चाहे वो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जिसका भी आपके पास केमिकल फॉर्मूला है, वो आपका कंपाउंड है। सेकंड, कंपाउंड्स को हम जब सेपरेट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल मेथड। ठीक है बेटा, केमिकल मेथड्स उसे बोलते हैं कि भाई दूसरे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हम इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं अलग अलग केमिकल मेथड्स। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि यार कंपाउंड को सेपरेट कैसे करना है, तो बेस्ट आपका जो मेथड है दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हो ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस बोले तो एक्शन ऑफ करंट, जब आप करंट पास कराते हैं तो वो आयंस में डिवाइड हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो होप आपको कंपाउंड समझ में आ गया होगा। अगर हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स की, तो बेटा मिक्सचर्स क्या हुआ कि जब आपका ये फिक्स रेशियो नहीं हो तो वो मिक्सचर है, जब उसका कोई फिक्स केमिकल फॉर्मूला नहीं है तो वो मिक्सचर है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं है तो वो मिक्सचर हो गया। अब हम मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं तो मिक्सचर को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस, और एक आपका होता है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस, तो इसमें भी ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है यार होमो और हेट्रो में डिफरेंसेस कैसे करें। तो बच्चे बेसिकली क्या होता है कि होमोजेनियस का मतलब हो गया कि उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कहीं से भी देख लो एक समान लगनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह से गाढ़ा हो रहा है एक जगह से पतला हो रहा है, नहीं, कंपोजिशन एवरीवेयर सिमिलर है। होमो का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म, हेट्रो का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो कहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो आपका हेट्रोजेनियस हो गया। देखो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, मेरा ये पैट एग्जाम्पल है ना, क्लास में मैं यही बताती थी हमेशा कि ये आपके पास वाटर है, आपने इसके अंदर सॉल्ट डाला, अभी सॉल्ट वाटर के अंदर पूरी तरह से घुल चुका है। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों घुला। तो जब भी केमिस्ट्री में कोई भी टर्म आता है कि ये इसके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड मिक्स हो रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा उसके पीछे डेफिनेटली किसी केमिकल बॉन्ड का रीज़न होगा। तो अगर वाटर में सॉल्ट मिल रहा है, अच्छी तरह से डिजोल्व हो रहा है, तो आप बोलेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी सॉल्ट के जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, जो वाटर में हैविली सॉल्यूबल है, हैविली सॉल्यूबल, राइट। अब आपने इसका सॉल्ट पूरी तरह से घुल गया, आपने सॉल्ट और वाटर के जो भी आपका मिक्सचर था आपने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो जब आपने रखा तो आपने देखा थोड़े थोड़े सॉल्ट के जो पार्टिकल है ना वो नीचे बैठने स्टार्ट हो गए, और अब आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हो जो आपका एंटायर सॉल्यूशन था, एंटायर मिक्सचर था, उसकी जो क्या बोल सकते हैं उसकी कंपोजिशन है ना, जो हमें दिखाई दे रही थी वो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो गई, मतलब नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ऊपर पतला हो गया है ना, कुछ इस तरह का, क्योंकि वो सॉल्ट ने तो सेटल यहाँ पर हो गया था। तो नाउ ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई। इस तरह के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके हेट्रोजेनियस के, होप ये बात समझ में आई आपको। एक चीज़ और ध्यान समझिएगा, मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम फिजिकल मैथड यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, क्या यूज़ करते हैं, फिजिकल मैथड्स। थोड़े से मैथड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मैं फिजिकल मैथड्स की बात करूं तो बहुत सारे फिजिकल मैथड्स हैं, मैं यहाँ पर एक दो के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। दिस इज एवापोरेशन, ठीक है, एवापोरेशन और वेपोराइजेशन और डेकेंटेशन और क्रिस्टलाइजेशन और और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, और भी हैं, यस, और भी हैं आपके, दैट इज डी सैली, क्या होता है, हाँ डीसैलिलेशन है, डी आई एम कंफ्यूज्ड बच्चे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, शायद आप लोग इसका आंसर बताएंगे। हाँ जी, मुझे चैट पे बताना उस मेथड को क्या बोलते हैं जिस मेथड में क्या किया जाता है, वाटर को ड्रिंकेबल पर्पस के लिए, मतलब इफ़ वी टेकिंग एन एग्जांपल कि भाई मेरे पास ना सी वाटर है, ठीक है, अब मैंने इसमें से क्या करा, सॉल्ट को अलग निकाल दिया, वाटर को अलग निकाल दिया, ये रहा वाटर, लेकिन फिर भी वाटर कैसा है, सॉल्टी वाटर है ना। अब मुझे इसमें से क्या करना है, और मिनरल्स को रिमूव करना है, मुझे इसमें से और मिनरल्स को रिमूव करना है।
तो वाटर में से जब और मिनरल्स निकालेंगे तो उस मेथड को क्या कहते हैं, ठीक है, बताना मुझे क्या कहते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे बोल दिया, लेकिन लेट्स सी आप लोग इसका क्या आंसर देते हैं। बेटा फिलहाल इनके बारे में फटाफट से मैं आपको बता दूं, एवापोरेशन वो प्रोसेस होती है जो टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, यानी किसी भी टेम्परेचर पर हो जाती है भाई, हो जाती है ना। आपने रूम पे क्लोथ लिया, वेट करके डाला, थोड़ी देर बाद वो क्लोथ ड्राई हो गया, यानी उसके ऊपर का जो वाटर था वो उड़ गया। वाटर तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस में उड़ता है, बट यहाँ तो 100 से पहले ही उड़ गया ना। तो इसका मतलब एवापोरेशन का मतलब ये है कि वो जो लिक्विड है वो किसी भी टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। एवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो मास पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। आई रिपीट, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट हाँ ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आप सोचो, आपका क्लोथ अगर पतला है तो वो जल्दी सूख जाएगा, मोटा है तो देर में सूखेगा। एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जो पूरी तरह से सरफेस पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। आप अपने क्लोथ को फैला रहे हो या इकट्ठा करके रख रहे हो तो दोनों में एवापोरेशन का रेट अलग अलग होगा। हाँ, अगर ह्यूमिडिटी और ज़्यादा हो जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो एवापोरेशन जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तभी मानसून वेदर में, बरसात के मौसम में आपके कपड़े देर में सूखते हैं। विंड फ्लो यानी हवा से यस, जितना ज़्यादा विंड फ्लो होगा एवापोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, जहाँ पर भी एवापोरेशन हो रहा होगा वहाँ पर हमेशा कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है भाई, डन हो गई बात। एवापोरेशन आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, आपके पास मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, और सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है। सेम जो एग्जांपल आप एवापोरेशन में यूज़ कर रहे हो आप उसमें वेपोराइजेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेपोराइजेशन एक बल्क प्रोसेस है, एक एंटायर लिक्विड में हो रही है, बॉडी फिनोमिना है। इसमें आपके पास लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स हुए हैं, आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट करा। इसमें आप इतना टेम्परेचर देंगे कि जो लिक्विड है वो कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट, यानी कि ये प्रोसेस पूरी तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। नॉट ओनली टेम्परेचर, यस, ये आपके इसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इसकी डेंसिटी कितनी है और जो लिक्विड है उसके अंदर उसका नेचर क्या है। ओके, ये सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ह्यूमिडिटी, विंड फ्लो इस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाते, सरफेस पर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बॉडी फिनोमिना है। वेपोराइजेशन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट करेगा ही करेगा। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द डेकेंटेशन। डेकेंटेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है, और जो सॉलिड है वो लिक्विड में इनसॉल्युबल है, यानी कि घुला हुआ नहीं है, बट इसको आप छान कर भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइज वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जैसे आप समझ लो सैंड वाला, मिट्टी वाला पानी है, उसमें से आपको सेपरेट करना है, तो वी यूज़ दिस मैथड। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये मैं सोचता मैंने क्रिस्टलाइजेशन छोड़ दिया, ये बता रही हूँ क्यों छोड़ा है। सेंट्रीफ्यूगेशन वो होता है जिसमें क्या होता है बेटा कि आपका जैसे सॉलिड और लिक्विड ही है, बट जो सॉलिड है वो लिक्विड में पूरी तरह से मिक्स हुआ हुआ है, और लिक्विड के अंदर ना फैट टर्म ज़्यादा होगा। तो जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू द मिल्क, मतलब मिल्क में से क्रीम सेपरेट करनी है, फैट सेपरेट करना है, बटर सेपरेट करना है, तो वी यूज़ अ सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। अब किसी भी मेथड से आपको सॉलिड ऑब्टेन हुआ, किसी भी मेथड से गाइस, चाहे एवापोरेशन, वेपोराइजेशन, डेकेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, उस सॉलिड को प्योरीफाई किया जाता है, यानी उसमें इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है बाय द एक्शन ऑफ। अब आप सोचो, आप उसको क्लीन कर रहे हो तो किससे करोगे भाई? अगर वो वाटर इनसॉल्युबल है तो उसे पानी से बहुत हाई प्रेशर से धो दोगे, और अगर वाटर में सॉल्युबल है तो उसको बहुत तेज एयर फ्लो से क्लीन करोगे। रिजल्टेंट क्या होता है कि जो एग्जाम्पल आया आपके पास, यानी जो भी सॉलिड निकल कर आया उसकी जो शेप है वो क्रिस्टल शेप बन जाती है। ठीक है भाई, तो क्रिस्टलाइजेशन में आपने क्या करा? सॉलिड को प्योरीफाई करा है। इज दैट क्लियर? ओके, इसका आंसर भी मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर है डीसैलिनेशन। मैंने बोल भी दिया था, फिर आई थॉट कि चलो रहने देते हैं। डीसैलिनेशन अगर कभी भी आपका आता है तो ध्यान समझ जाइएगा। वैसे डीसैलिनेशन प्रोसेस ना आजकल बहुत सारी जगह पे यूज़ की जा रही है, जहाँ पर हम नेचुरल वाटर को पीते हैं। जैसे उत्तराखंड में भी इसका एक प्लांट है, क्योंकि वहाँ पे हम नेचुरल वाटर ले रहे हैं ना, तो नेचुरल वाटर में क्या है ना, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मिनरल्स को हटाने के लिए वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, तो मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बढ़ाया, बट हाँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बढ़ाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जब मैं इसको आगे कंटिन्यूशन में लूँगी, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि इन दिनों इसके क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, वो सॉल्यूशंस के हैं, सस्पेंशन, कोलाइडल और ट्रू। अब नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बारे में बताऊंगी, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब मैं ऐसे ही करते करते आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को कराऊंगी। ठीक है भाई,
चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।